हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि आप लोग का जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी के एग्जाम में कहाँ से प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो यह जो कि आप लोग कर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जो कि जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद के नारा जो कि किसने दिया आप लोग को बताना है। तो जय हिंद के नारा जो कि किसने दिया, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश के अंतिम सम्राट जो कि धानानंद थे। नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन थे, तो धानानंद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि मेगास्तनी किसका राजदूत था। तो मेगास्तनी किसका राजदूत था। तो मेगास्तनी किसका राजदूत था, तो सेलूकस के था। सेलूकस के राजदूत जो कि मेगास्तनी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ। तो कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में जो कि हुआ था। तो 261 बीसी में जो कि कलिंगा युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो यह किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो यह जो कि गुजरात का तटरेखा जो कि सबसे लंबी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो आखिर यह 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर जो कि है। हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलो। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो यह 6100 किलो। 6100 किलो है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जिम कार्ब नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो जिम कार्ब नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो जिम कार्ब नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक वर्ष में कम से कम कितना बार संसद का बैठक होना आवश्यक है। तो एक वर्ष में कम से कम कितना बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है। तो यह कितना बार जो कि संसद का बैठक एक साल में होना चाहिए कम से कम, तो यह दो बैठक जो कि कम से कम एक साल में जो कि संसद का बैठक दो होना चाहिए। एक साल में संसद से कम जो कि 2 बैठक संसद का जो कि होना आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन है। तो संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन है। तो आखिर आप लोग का बताना है संसद का
निम्न सदन और उच्च सदन है, तो यह निम्न सदन कौन सा होता है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है, उच्च सदन कौन सा होता है। तो उच्च सदन देखिए आप लोग को बता दें कि संसद के निम्न सदन कौन होता है, तो लोकसभा होते हैं, और उच्च सदन कौन होते हैं, तो राज्यसभा होते हैं। तो यहाँ आप लोग को ऑप्शन में कौन दिया गया है, तो ऑप्शन जो कि बी दिया गया है। ऑप्शन जो कि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, उच्च सदन जो कि राज्यसभा को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, सॉरी आप लोग का बी हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत है, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत कौन सा है, तो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा लिया गया है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा लिया गया है। तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो कि कहाँ से लिया गया है, तो यह जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। यह मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य जो कि लिया गया है। ये बात करें मौलिक कर्तव्य कौन सी भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य भाग जो कि चौथा के क में है। चौथा के क में मौलिक कर्तव्य जो कि भाग है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य जो कि कौन सी अनुच्छेद में है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य जो कि कौन सा अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद जो कि 51 के क में, 51 के क में मौलिक कर्तव्य है। एक बात करें वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो कि कितना है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो कि 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो कि कितना है, तो 11 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पहले कितना था, तो यह पहले के बात करें तो पहले कितना था, तो 10 मौलिक कर्तव्य था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसी तरह आपसे जो कि एग्जाम में पूछता है, तो चलिए खाली रिपीट कर दे रहे हैं कि यही आप लोग का पूछेगा, भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है। तो यह किस संविधान से लिया गया है, तो यह जो मौलिक कर्तव्य को जो कि विचार किस संविधान से लिया गया है, तो रूस संविधान से जो कि लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है, तो रूस संविधान से लिया गया है। यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कौन सी भाग में है, तो भाग जो कि चौथा के क भाग में, चौथा के क में जो कि मौलिक कर्तव्य है। ये पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य की कौन सा अनुच्छेद में है, तो मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में है, तो 51 के क में, 51 के क में मौलिक कर्तव्य है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य 51 के क में है। ये पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो कि कितना है, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो कि 11 है, और पहले कितना था, तो 10 था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, रूस संविधान से जो कि मौलिक कर्तव्य का जो कि विचार लिया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत एक है, तो भारत है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत एक है। तो भारत एक है, तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ भारत है। भारत एक है, राज्यों का संघ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि नए राज्य के गठन तथा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है।
तो नया राज्य का गठन तथा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो यह किसको है? तो संसद का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। कोई नया राज्य का गठन करना हो तथा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो यह संसद के पास है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा जो कि नहीं गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो यह 8 राज्य का नाम क्या क्या है आप लोग का चलिए बता दे रहे हैं। तो देखिए, इसका एक ट्रिक है, आप लोग का ट्रिक याद रखना है कि मित्र पर गमछा झाड़। क्या? मित्र पर गमछा झाड़, गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। इसका ट्रिक है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और जो कि झाड़ से मतलब जो कि झारखंड। यही आप लोग का 8 राज्य का नाम है। तो चलिए खाली आप रिपीट कर दे रहे हैं। तो देखिए, तो यह क्या होगा? तो मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़, झा से मतलब क्या हो गया? झारखंड। तो यह 8 राज्य आप लोग का याद होना चाहिए कि कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। लेकिन देखिए, गुजरात जो कि उड़ीसा राज्य जो कि कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरता है। तो भारत के वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरता है। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा जो कि किस राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा जो कि झारखंड से होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरता है, तो यह जो कि झारखंड हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह बांग्लादेश के साथ जो कि लगती है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096.6 किलोमीटर से जो कि इतना किलो की लंबाई जो कि यह बांग्लादेश की है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? तो सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? तो यह भूटान से जो कि लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? तो भूटान के। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है? तो नागदा फसल कौन सी है? तो मकई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है आप लोग को बताना है। तो यह खड़ी फसल जो कि सरसों नहीं है। सरसों एक जो कि रबी फसल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि सरसों एक रबी फसल है और ये तो है तीनों आप लोग का जो कि एक खड़ी फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से खड़क जो कि कर्क रेखा जो कि आप लोग का तो खड़ी फसल कौन सी है? तो ये इसमें बताना है कि खड़ी फसल कौन सा है। तो खड़ी फसल जो कि कौन सा है? तो चावल एक खड़ी फसल है, लेकिन जौ, गेहूं और सरसों एक जो कि रबी फसल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यह जो कि तीनों जो कि क्या एक रबी फसल है। गेहूं, चावल जो कि गेहूं, जौ और सरसों एक रबी फसल है, लेकिन चावल एक जो कि खड़ी फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 की विद्रोह कहाँ से शुरुआत हुआ। तो यह कहाँ से शुरुआत हुआ 1897 की विद्रोह, यह मेरठ से जो कि शुरुआत हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही आप लोग का पूछेगा कि 1897 की क्रांति कहाँ से शुरुआत हुआ, तो ये मेरठ से हुआ। कब हुआ, कितना कब हुआ, तो यह जो कि आप लोग को याद होना चाहिए कि 10 मई 1897 ईस्वी, 10 मई 1897 ईस्वी को जो कि शुरुआत हुआ, यह कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 10 मई 1897 को मेरठ से जो कि 1897 की क्रांति का शुरुआत हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है। अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर सम्राट का समीकरण था। तो निम्नलिखित में से कौन से मगध का कौन सा राजा सिकंदर सम्राट का समीकरण था। तो मगध के कौन सा राजा था जो कि सिकंदर सम्राट का समीकरण था, तो यह धानानंद था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आप लोग का विस्तार का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासक के बीच में हुआ। तो आखिर आप लोग को बताना है कि विस्तार का युद्ध 326 बीसी किस किस के शासन के बीच में हुआ। तो यह किस शासन के बीच में हुआ था, तो यह जो कि सिकंदर और पंजाब पुरस के बीच में हुआ, के माध्यम में हुआ था। तो सिकंदर और जो कि पुरस के माध्यम में जो कि यह विस्तार का युद्ध कब हुआ था, तो 326 बीसी में जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। सिकंदर और पुरस के माध्यम जो कि विस्तार का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो कि भगत सिंह ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे। तो भारत के आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे, तो भारत के आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे, तो जेपी कृपलानी जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया। तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया, तो यह जो कि कितना बार जो कि मोहम्मद गजनी ने जो कि भारत पर आक्रमण किए थे, तो 17 बार जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार जो कि आक्रमण किए थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था, तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदीन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यह इब्राहिम लोदीन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन था, तो लोधी वंश के संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। बहलोल लोदी लोधी वंश के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह किसके द्वारा किया गया था, आप लोग को बताना है। तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह जो कि किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोग का सिकंदर लोधी के द्वारा जो कि किया गया था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह सिकंदर लोधी के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि आप लोग का ए हो जाएगा। और कब आप लोग का ये भी आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना कब किए थे। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब किए थे आप लोग का।
इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर सिकंदर लोधी ने जो कि आगरा शहर की स्थापना कब किए थे। चलिए अगले का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। का राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कुतुब मीनार के कार्यालय को किसने पूरा किया था। तो कुतुब मीनार कार्यालय को किसने पूरा किया था, तो यह कुतुब मीनार के कार्यालय को किसने पूरा किया था, तो यह कुतुब ऐबक ने जो कि किए थे। कुतुब मीनार ऐबक ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान किसके बेटी थी, इल्तुतमिश के थी। इल्तुतमिश के जो की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसके बेटी थी, इल्तुतमिश के बेटी जो की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चांद मीनार कहाँ पर स्थित है। तो चांद मीनार कहाँ पर स्थित है, तो चांद मीनार जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो चांद मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि कैन मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो कैन मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो यह जो कि कितने थे, तो यह जो कि 389 थे। 389 सदस्य जो कि संविधान सभा में जो कि थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि कैन मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो यह जो कि 389 सदस्य थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो यह आप लोग को बताना है। तो भारत का संविधान लागू हुआ था, तो यह भारत का संविधान लागू 15 अगस्त 1947 को भारत जो कि आज़ाद हुआ। आप लोग जानते हैं कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो यह 15 अगस्त 1947 को भारत जो कि आज़ाद हुआ। लेकिन आप लोग का ये भी प्रश्न में पूछा है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो यह आप लोग का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह 15 अगस्त को भारत को जो कि स्वतंत्रता जो कि मिला था। 15 अगस्त 1947 को भारत जो कि आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था। भारत कब, तो यह जो कि 15 अगस्त 1947 को। लेकिन भारत का संविधान लागू हुआ तो यह 26 जनवरी 1950 को जो कि भारत का संविधान लागू हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्य की कुल कितनी संख्या थी। तो भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्य की कुल कितनी संख्या थी, तो यह 15 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्य की कुल कितने संख्या थी, तो 15 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो यह डॉक्टर सचिता सिंह थे। डॉक्टर सचिता सिंह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था।
तो 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि चुना गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कुल कितने समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारत को संविधान बनाने में संविधान सभा का जो कि समय लगा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो आखिर भारत का संविधान निर्माण में संविधान सभा में कुल कितने समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जो कि भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह डॉक्टर सचिता सिंह जो कि किए थे। डॉक्टर सचिता सिंह जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत का संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो कि माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है संविधान सभा में विदेशी स्थायी के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। तो संविधान सभा में किस देश स्थायी के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो यह किसके नहीं लिया था? तो हैदराबाद प्रतिनिधि संविधान सभा के में जो कि भाग नहीं लिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि संविधान सभा में किस देशी स्थायी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। तो यह हैदराबाद जो कि नहीं लिए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया तो यह संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा जो कि अपनाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शरीर का वजन आप लोग का ध्रुव पर अधिक होता है। तो शरीर का वजन ध्रुव पर अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि शरीर का वजन ध्रुव पर अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि बर्फ पानी पर तैर लेता है परंतु एल्कोहल डूब जाता है। बर्फ पानी पर तैर लेता है परंतु एल्कोहल डूब जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो इसका राइट आंसर यही होगा कि जो कि बर्फ पर पानी तैर लेता है परंतु एल्कोहल डूब जाता है। तो यह क्या होता है? तो यह पानी जो कि बर्फ पानी से हल्का होता है। बर्फ पानी से हल्का होता है परंतु एल्कोहल जो कि भारी होता है। इसी कारण जो कि तैर लेता है। तो इसको जो कि बर्फ पानी पर तैर लेता है। यह क्यों तैरता है? तो यह जो कि बर्फ पानी से हल्का होता है तथा एल्कोहल जो कि भारी होता है। एल्कोहल से भारी होता है। एल्कोहल से जो कि भारी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। इसी कारण जो कि तैर लेता है। पानी जो कि बर्फ पानी पर तैर लेता है परंतु एल्कोहल डूब जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो जूल निम्नलिखित में से किनकी इकाई है? तो जूल निम्नलिखित में से किनकी इकाई है? तो ऊर्जा का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। जूल निम्नलिखित में से किनकी इकाई है? तो ऊर्जा का है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह डेसिबल मापने के लिए किसके प्रयोग में लाया जाता है? तो यह किसके लाया जाता है? तो यह जो कि
डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए, वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सा है आप लोग को बताना है। तो यह जो कि संवेग, संवेग एक सदिश राशि है। नहीं तो यह जो कि अदिश राशि है, दाब और ऊर्जा और कार्यालय, यह तीनों क्या ऐसा राशि है? तो अदिश राशि है। कैसा राशि है? तो अदिश राशि है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। लेकिन सदिश, सदिश राशि कौन है? तो संवेग जो कि एक सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल है, तो बल का गुणनफल क्या होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण होता है। द्रव्यमान और त्वरण जो कि बल का गुणनफल होता है। तो द्रव्यमान और त्वरण बल का गुणनफल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो आप सभी के एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है? तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गोलकुंडा कहाँ पर अवस्था है? तो गोलकुंडा कहाँ पर अवस्था है? तो गोलकुंडा कहाँ पर अवस्था है? तो हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा कहाँ पर अवस्था है? तो यह हैदराबाद में जो कि स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत की दूसरा लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत का दूसरा लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी? तो और यह किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। तो पानीपत का दूसरा लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा लड़ाई जो कि हुआ था। कब हुआ था पानीपत का दूसरा लड़ाई? तो यह जो कि 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और पानीपत के जो कि टोटल जो कि 3 युद्ध हुआ है। जो कि प्रथम युद्ध हुआ है कब हुआ है? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? पानीपत का प्रथम लड़ाई किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और इब्राहिम लोदीन के बीच में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था। और पानीपत का दूसरा लड़ाई किस किस के बीच में हुआ था? तो पानीपत का दूसरा लड़ाई कब जो कि किस किस के बीच में हुआ था? तो यह अकबर और हेमू के बीच पानीपत का जो कि दूसरा लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था। यही बात करें कि पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध किस किस के कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा लड़ाई की बात करें कि पानीपत का जो कि तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तो यह जो कि 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। यही पानीपत के 3 युद्ध हुआ है। आप लोग को याद होना चाहिए किस किस के बीच में हुआ है। तो यह पानीपत का प्रथम लड़ाई अकबर और इब्राहिम लोदीन के बीच में पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ है। और पानीपत का जो कि दूसरा लड़ाई जो कि अकबर और हेमू के बीच में जो कि कब हुआ है? तो 1556 ईस्वी में हुआ है। पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ है? तो यह 1761 ईस्वी में हुआ है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि हेमू का मकबरा कहाँ है? तो हेमू का मकबरा कहाँ है? तो हेमू का मकबरा कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि हेमू का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो यह हेमू था। हेमू ने जो कि 2 बार जो कि शासन किया था। यह राइट इसका आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हेमू जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि भारत में बीबी के मकबरा कहाँ पर स्थित है। आप लोग का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को पिन करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल जो कि 1556 ईस्वी में पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि
डी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न ये पूछ रहा है कि बाबर ने प्रसिद्ध दुगली नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किए थे। तो बाबर ने प्रसिद्ध दुगली नीति किस युद्ध में प्रयोग किए थे। तो यह जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध में जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल शासक थे। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल शासक थे। तो अंतिम मुगल शासक कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय थे। बहादुर शाह द्वितीय जो कि मुगल के अंतिम सम्राट थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न ये पूछ रहा है कि 42वें संविधान शोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द को जोड़ दिया गया। तो यह कौन सा शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा। यह प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द को जोड़ दिया गया। तो यह प्रस्तावना में कौन सा शब्द को जोड़ दिया गया था 42वें संविधान शोधन के द्वारा। तो यह समाजवादी को जो कि जोड़ दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, समाजवादी हो जाएगा आप लोग का। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि समाजवादी का अर्थ है। तो समाजवादी का अर्थ है, तो समाजवादी का अर्थ होता है यह जो कि समाज की न्यायालय, समाजित का समाजवादी का अर्थ होता है समाज की सामाजिक न्यायालय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है। तो यह ऑस्ट्रेलिया संविधान से जो कि समवर्ती सूची का विषय जो कि लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा जो कि प्रस्तावना को जो कि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न एक क्या पूछ रहा है कि संविधान निर्माण में किस पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो संविधान को निर्माण में किसके विशेष ध्यान दिया गया था। तो यह प्रस्तावना को विशेष ध्यान जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। संविधान के निर्माण में किस पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो प्रस्तावना पर जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, प्रस्तावना पर। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था। तो भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था। तो भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंकित किया गया था। यही पूछेगा भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। तो यह लागू कब हुआ था। तो यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू जो कि कर दिया गया था। और जो कि तैयार कब किया गया था, भारतीय संविधान को जो कि तैयार कब किया गया था, यह तैयार कब किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को जो कि किया गया था। इसी कारण हम लोग जो कि सब भारतीय संविधान दिवस भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो निम्नलिखित में से किस तारीख को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो यह 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंकित किया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंकित किया गया था। तो यह 26 नवंबर 1949 को जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो
भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो यह कब हुआ था? तो यह 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत का पूर्ण संविधान जो कि बनकर तैयार हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में लोकसभा की कितने सीट है? तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 है। तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो बिहार में राज्यसभा का सीट जो कि कितना है? तो राज्यसभा के सीट जो कि बिहार में जो कि कितना है? तो राज्यसभा के सीट बिहार में जो कि कितना है? तो यह 16 सीट है। यही पूछेगा कि बिहार में जो कि लोकसभा का सीट कितना है? तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 है। आप लोग को ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि बिहार में जो कि बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? तो विधान परिषद के बिहार में जो कि सीट कितना है? तो विधान परिषद का सीट बिहार में जो कि कितना है? तो यह कितना है? तो यह 75 सीट है। तो यह 75 सीट बिहार में विधानसभा का सीट जो कि 75 है। यही पूछेगा कि बिहार में राज्य जो कि विधानसभा का सीट कितना है? विधानसभा का सीट कितना है बिहार में? तो विधानसभा का सीट जो कि कितना है? तो विधानसभा का सीट बिहार में जो कि 243 है। इसी तरह आप सभी को एग्जाम में आएगा कि आखिर बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो राज्यसभा का सीट जो कि कितना है? तो 16 सीट है। यही पूछेगा कि बिहार में जो कि लोकसभा का सीट कितना है? तो बिहार में लोकसभा का सीट जो कि 40 है। यही पूछेगा कि बिहार में जो कि विधानसभा का सीट कितना है? तो विधानसभा का सीट कितना है? तो 243। यही पूछेगा कि बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? तो यह 75 सीट है। बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? तो 75 सीट है। विधानसभा का 243 है। लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 है। राज्यसभा की सीट जो कि कितना है बिहार में? तो यह जो कि 16 सीट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। 40 लोकसभा का सीट बिहार में है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है तो जो कि धर्मनिरपेक्षण का अर्थ यही होता है। तो इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग देखिए, प्राथमिक रंग जो कि 3 गो होता है। एक होता है लाल होता है, एक हरा होता है और एक नीला होता है। यह तीनों क्या है? एक प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग जो कि यह तीनों है, लाल हरा नीला, यह जो कि कैसा रंग है? तो यह प्राथमिक रंग है। ये आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कि प्राथमिक रंग नहीं है? तो कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो पीला जो कि प्राथमिक रंग जो कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि पीला यह प्राथमिक रंग नहीं है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कार्यालय का मात्रक क्या है? तो कार्यालय का मात्रक क्या है? तो जून है। कार्यालय का मात्रक क्या है? तो जून है। बल का ऐसा मात्रक क्या है? तो बल का ऐसा मात्रक जो कि न्यूटन होता है। शक्ति क्या? शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। वाट जो कि शक्ति का होता है, बल का जो कि न्यूटन होता है। यही बात करें डाइन किसका होता है? डाइन बल का जो कि एसआई CNG मात्रक होता है। CNG SI। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्यालय का SI मात्रक है तो यह जो कि जून है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो यह प्रकाश वर्ष का मात्रक जो कि दूरी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? तो दूरी होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक यांत्रिक यंत्र को आंतरिक में आकाश कैसा दिखाई देता है? एक यांत्रिक यंत्र को यांत्रिक में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यह काला दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मूल रंग है, तो यह 3 मूल रंग है, तो 3 मूल रंग कौन सा है? तो 3 मूल रंग यही होता है, लाल हरा नीला होता है, लाल हरा नीला, यह जो कि 3 जो कि होता है मूल रंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि 3 मूल रंग होता है, तो लाल हरा नीला होता है, या इसे जो कि प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग अधिक होता है, तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो निर्वात में होता है, निर्वात में जो कि सबसे अधिक प्रकाश का वेग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, निर्वात, कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो निर्वात में होता है। प्रकाश का चाल कितना चलता है? तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर आप लोग को मान लीजिए, प्रति सेकंड नहीं, दोनों चलता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न यही पूछ रहा है कि लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई कैसा दिखाई देगा? तो यह आप लोग को बताना है, लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है। तो लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह कैसे दिखाई देता है? तो यह जो कि यह हरा दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, हरा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबा दिया जाता है तो उसका क्षमता है, तो एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबा दिया जाता है तो उसका क्षमता होता है, तो यह घट जाता है। जब एक उत्तल लेंस को पानी में जब डुबा देते हैं तो उसका क्षमता जो कि घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या भी कहते हैं? तो न्यूटन के पहला नियम को भी कहते हैं। तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो कि दूरी की इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। क्या पूछ रहा है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण जो कि किसने कराया था? तो यह शाहजहां ने जो कि करवाए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि दिल्ली के लाल किला के निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने जो कि करवाए थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो ये वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ा गया पानीपत की पहला लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो यह बाबर ने किसे जो कि पराजित किया था पानीपत के प्रथम लड़ाई में? तो यह किसे पराजित किए थे? तो इब्राहिम लोदीन को जो कि पराजित किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें कि पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का जो कि तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि तीसरा लड़ाई की बात करें कि कब हुआ था, तो पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत के जो कि 3 युद्ध हुआ है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पानीपत का टोटल जो कि 3 युद्ध हुआ है। तो यह आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ा गया पानीपत की पहला लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदीन को पराजित किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न यही पूछ रहा है कि शेरशाह सूर्या का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूर्या का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूर्या की मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह सारनाथ में स्थित है। तो शेरशाह सूर्या का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ में जो कि स्थित है, सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूर्या का मकान कहाँ पर स्थित है? सासाराम आप लोग का स्थित है। सासाराम में जो कि स्थित है शेरशाह सूर्या का मकान। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा आप लोग का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो यह वर्ष
1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहाँ भारत में कहाँ उतरा था? तो यह कालीकट में उतरा था। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? तो यह कालीकट में जो कि उतरा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि भारत के खोज किसने किया, तो भारत के खोज जो कि किसने किया, तो यह भारत के खोज जो कि किसने किया, तो वास्को डी गामा ने भारत के खोज जो कि किए थे। यही पूछेगा कि कब किया था वास्को डी गामा, भारत के कब खोजे थे, तो यह 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के जो कि खोजे थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? तो यह कहाँ पर उतरा था? तो यह कालीकट में उतरा था। कालीकट एक केरल राज्य का, केरला में जो कि पड़ता है, वहीं ऊपर जो कि उतरा था वास्को डी गामा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर चलती हैं। अगली प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो कि कहाँ के रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल के रहने वाला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा में किस देश स्थायी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो यह संविधान सभा में किस देश के स्थायी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो यह हैदराबाद के जो कि भाग नहीं लिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगली प्रश्न यही पूछ रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो यह 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। और यही पूछेगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की सदस्य जो कि कितने थे? तो सदस्य की संख्या जो कि 7 थे। सदस्य की संख्या कितना था? तो 7 था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगली प्रश्न की बात करें। अगली प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया? भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया? तो यह भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया? तो यह भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो यह सभा के द्वारा जो कि बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह जो कि दिल्ली में हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? तो यह जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगली प्रश्न की बात करें। अगली प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह संविधान सभा के गठन के मांग सर्वप्रथम 95 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह बालगंगा तिलक के द्वारा जो कि 1895 ईस्वी में जो कि किया गया था। ये भी इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, बालगंगा तिलक। अगली प्रश्न की बात करें। अगली प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? तो भारत की संविधान सभा गठन किसके आधार पर किया गया था? यह केन मिशन योजना के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की संविधान सभा के अनुसार गठन किया गया था। तो यह भारत की संविधान सभा किसके
अनुसार गठन किया गया। तो यह केन मिशन योजना के द्वारा जो कि संविधान सभा का जो कि गठन किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का पहला पत्र कब हुआ था। तो संविधान सभा का पहला पत्र कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 1947 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ पर हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुए थे। तो यह पश्चिम बंगाल से हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ पर हुए थे। तो यह पश्चिम बंगाल से जो कि हुए थे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यही बात करें कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम जो कि उपराष्ट्रपति कौन थे। तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो यह जो कि 35 वर्ष है। 35 वर्ष किन किन का आयु सीमा होना चाहिए। तो देखिए, एक होता है जो कि क्या होता है, एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है जो कि राज्यपाल होता है। तो यह तीनों का जो कि न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। कौन कौन के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। यही बात करें कि 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए। तो एक होता है जिला परिषद, क्या जिला परिषद, जिला परिषद, जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही बात करें कि विधान परिषद, क्या विधान परिषद, विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है। तो यह विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है। तो यह जो कि 30 वर्ष जो कि रखा गया है। यही बात करें कि राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है। तो राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि रखा गया है। ये तीनों के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि रखा गया है। कौन, राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष चाहिए। और विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष होना चाहिए। जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। ये तीनों के बनने के लिए जो कि 30 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। यही बात करें कि 25 वर्ष किन किन का आयु सीमा होना चाहिए क्या क्या बनने के लिए। तो एक होता है पहले मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री होता है पहला जो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि आप लोग का 25 वर्ष होना चाहिए। एक होता है लोकसभा होता है। एक होता है लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। एक होता है आप लोग का जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। और आप लोग का एक होता है विधान परिषद, क्या विधान परिषद नहीं, विधानसभा
विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है, तो यह जो कि चारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रखा गया है। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष रखा गया है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। ये आप लोग को याद होना चाहिए कि किन किन का बनने के लिए कितना कितना आयु होना चाहिए। तो चलिए, तो यही आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यह जो कि 35 वर्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डी की संख्या होती है, तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डी की संख्या होती है, तो यह 206 हड्डी होती है। तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है, तो 206 हड्डी होती है। बच्चों में कितना हड्डी होती है, तो यह 300 हड्डी जो कि होता है। जो कि सिर में सिर में कितना हड्डी होता है, तो सिर में जो कि 29 हड्डी होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही बात करें कि कान में कितना हड्डी होता है, तो यह कान में जो कि कितना हड्डी होता है, कान में जो कि 6 हड्डी होता है। यही बात करें कि खोपड़ी में कितना हड्डी होता है, तो यह खोपड़ी में जो कि 8 हड्डी होता है। खोपड़ी में 8 हड्डी होता है और कान में जो कि 6 हड्डी होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो यह हृदय से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो यह घट जाता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो यह घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण इनमें से सभी से होता है। जो कि हृदय जो कि फेफड़ा से होता है, एक यकृत से होता है और जो कि किडनी से होता है। ये सभी से जो कि रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण किससे कहाँ से होता है, तो यह इन सभी से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, तो रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, तो यह हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण जो कि रक्त में लाल रंग होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, RH फैक्ट का नाम किससे संबंधित है, तो RH फैक्ट का नाम किससे संबंधित है, तो RH फैक्ट का नाम किससे संबंधित है, तो यह बंदर से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला कोशिका के किस भाग में होता है, तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले कोशिका किस भाग में होता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला कोशिका के किस भाग में होता है, तो यह भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला कोशिका किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के द्वारा कौन सी गैस को छोड़ा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो कि हरे पौधे के द्वारा कौन सी गैस जो कि छोड़ा जाता है, तो ऑक्सीजन को जो कि छोड़ा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे के द्वारा कौन सी गैस छोड़ा जाता है, तो ऑक्सीजन जो कि छोड़ा जाता है।
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाला गैस को क्या क्या नाम है। तो प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाला गैस को क्या नाम है। तो यह जो कि ऑक्सीजन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है तो यह हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव अपने त्वचा से सांस लेता है। निम्न में से कौन सा जीव अपने त्वचा से सांस लेता है। तो यह मेढक जो कि अपने त्वचा से जो कि सांस लेता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग होता है। तो प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश का वेग कितना है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा आप लोग का। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि वाहनों के पीछे देखने के लिए वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यह वाहनों से पीछे आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का जो कि किसका प्रयोग करते हैं। तो यह उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों से पीछे आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो उत्तल लेंस का जो कि प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इंद्रधनुष कितने रंग दिखाई देते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं। तो 7 रंग जो कि दिखाई देते हैं। तो इंद्रधनुष में जो कि 7 रंग दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डायोप्टर किसकी इकाई है। तो डायोप्टर किनकी इकाई है। तो यह लेंस की है। डायोप्टर किनकी इकाई है। तो यह लेंस की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि लेंस की क्षमता की है। डायोप्टर किनकी इकाई है। तो लेंस की क्षमता की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। लेंस की क्षमता की है। अगले का प्रश्न की बात करें, यह आप लोग का अंतिम प्रश्न जो कि रहने वाला है। इसका आप लोग का आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। आप लोग का चारों ऑप्शन में बताना है। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का पिन करना है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो यह किसने किया आप लोग का, इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में आप लोग का पिन कर देना है। तो आखिर ने क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो ये 8वीं अनुसूची का संबंध है तो यह भाषाओं के साथ संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, भाषाओं के साथ है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है। तो यह जो कि पंचायती राज है। तो यह पंचायती राज है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है। तो पंचायती राज है। यही बात करें कि संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या है। संविधान की 12वीं अनुसूची में यह नगर पालिका के बारे में जो कि बताया गया है। और संविधान की 11वीं अनुसूची में यह जो कि क्या
पंचायती राज के बारे में जो कि बताया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा।